हेलो नमस्ते वेलकम और वेलकम बैक टू द एजुकेशनल चैनल ऑफ बॉटनी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। सो गाइज आज हम देखेंगे मधुमक्खी पालन, जिसे एपीकल्चर के नाम से भी जाना जाता है। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी बड़ा टॉपिक है, इसलिए मैं आपको इसे 2 पार्ट में समझाऊंगी। पहले पार्ट में मैं आपको मधुमक्खी पालन बताऊंगी, इसका आर्थिक महत्व, साथ ही साथ मधुमक्खियाँ कितने टाइप की होती हैं वो बताऊंगी। और इसके बाद जो आने वाला सेकंड पार्ट है उसके अंतर्गत मैं आपको मधुमक्खी का लाइफ साइकिल बताऊंगी। ठीक है, सो ये अपना पार्ट 1 है। इसके अंतर्गत हम देखेंगे मधुमक्खी पालन या एपीकल्चर। एग्जाम के व्यू से देखा जाए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो धीरे धीरे करके हम पूरा कवर करेंगे इसे और वेरी इजी लैंग्वेज में मैं आपको बताऊंगी। तो वीडियो के एंड तक बने रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देखिए एपीकल्चर क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताती हूँ। शहद के व्यापारिक उत्पादन हेतु मधुमक्खियों के व्यापक पालन या मास रेयरिंग को मधुमक्खी पालन या एपीकल्चर कहते हैं। देखिए शहद जो होती है, हनी आपने सभी ने देखी ही होगी। हनी के लिए यानी हनी के उत्पादन के लिए हम मधुमक्खियों का पालन पोषण करते हैं और उनसे शहद प्राप्त करते हैं, और इसी प्रोसेस को कहते हैं एपीकल्चर या मधुमक्खी पालन। ठीक है, इसके बाद मधुमक्खियाँ सामाजिक कीट या सोशल इंसेक्ट होती हैं। इनके छत्ते में 3 प्रकार की मधुमक्खियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, सो मधुमक्खियाँ जो होती हैं वो सोशल इंसेक्ट होती हैं, और जो मधुमक्खी के छत्ते होते हैं या फिर शहद के छत्ते होते हैं उसमें 3 टाइप की मधुमक्खियाँ पाई जाती हैं। सबसे पहला है रानी मक्खी, जिसे क्वींस के नाम से जाना जाता है। सेकंड है नर मधुमक्खी, जिसे ड्रोन्स के नाम से जाना जाता है। और थर्ड है श्रमिक मधुमक्खी, जिसे वर्कर्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सो ये जो मधुमक्खियाँ हैं ये 3 टाइप की होती हैं। चलिए अब हम देखते हैं एक एक करके इन मधुमक्खियों के बारे में। वेरी इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखिएगा, क्वींस, ड्रोन्स एंड वर्कर्स। सो सबसे पहली है रानी मक्खी, जिसे क्वीन कहते हैं। शहद के छत्ते में केवल एक रानी मक्खी होती है, जिसे क्वीन कहते हैं। इनका जीवन काल 2 से 5 वर्ष का होता है। क्वींस केवल एग्स या अंडे देती हैं और प्रतिदिन 200 से 3000 अंडे एवं लगभग 15 लाख अंडे अपने संपूर्ण जीवन काल में देती हैं। सो ये जो रानी मक्खी होती है इनका मेन वर्क होता है अंडे देना, और ये लगभग 200 से 3000 तक अंडे देती हैं। और जो शहद का छत्ता होता है उसमें केवल एक क्वीन या रानी मक्खी होती है, और ये अपने संपूर्ण जीवन में लगभग 15 लाख से भी अधिक अंडे दे देती हैं। इसके बाद सेकंड है नर मक्खी, जिसे ड्रोन्स के नाम से जाना जाता है। नर मक्खी जो होती हैं वो शहद के छत्ते में लगभग 300 से ज़्यादा ड्रोन्स मक्खियाँ पाई जाती हैं या नर मक्खियाँ पाई जाती हैं। रानी मक्खी के समान ड्रोन्स भी पोषण के लिए वर्कर्स पर निर्भर करती हैं। सो एक बात और गाइज, ये जो रानी मक्खियाँ होती हैं ये अपना खाने के लिए या पोषण के लिए वर्कर्स जो मक्खियाँ हैं 3rd नंबर की, उन पर डिपेंड करती हैं। चूँकि ये छत्ते के अंदर रहती हैं, बाहर नहीं निकलती हैं, ये अपने पोषण के लिए वर्कर्स पर डिपेंड करती हैं। सेम नर मक्खियाँ जो होती हैं ड्रोन्स, वो भी अपने पोषण के लिए वर्कर्स पर डिपेंड करती हैं। इनका कार्य होता है क्वींस के साथ निषेचन या फर्टिलाइजेशन करना। सो नर मक्खियाँ और रानी मक्खियाँ दोनों मिलकर फर्टिलाइजेशन करती हैं, इसलिए ये छत्ते के अंदर रहती है। ठीक है, और इनको खाना पानी जो भी पोषण होता है वो वर्कर्स या श्रमिक मक्खियाँ देती हैं। सो नर मक्खियाँ जो होती हैं वो फर्टिलाइजेशन करती हैं, किसके साथ? रानी मक्खियों के साथ। देन फर्टिलाइजेशन समाप्त होते ही नर मक्खियाँ मर जाती हैं, क्योंकि भोजन की कमी होने के कारण वर्कर्स मक्खियाँ इन्हें छत्ते से भगा देती है, जिससे ये भूख के कारण मर जाती है। सो क्या होता है, जब नर मक्खियाँ और रानी मक्खियाँ यानी ड्रोन्स और क्वींस दोनों मिलकर फर्टिलाइजेशन करेंगी तो एग्स उत्पन्न होंगे। अब एग्स उत्पन्न होंगे तो उनके लिए भी पोषण चाहिए, खाना पानी चाहिए, और नर मक्खियों के लिए भी खाना पानी चाहिए और क्वींस के लिए भी खाना पानी चाहिए। तो जो श्रमिक मक्खियाँ होती हैं, वर्कर्स मक्खियाँ, फर्टिलाइजेशन होने के बाद वो जो नर मक्खियाँ होती हैं उनको छत्ते से निकाल देती हैं और बोलती हैं अपना खाना पानी तुम खुद ही लाओ, है ना। तो ये अपना खाना पानी लेने के लिए सक्षम नहीं होती हैं, क्योंकि इससे पहले इन्होंने कभी खाना पानी लिया ही नहीं है ना। सो इसलिए ये क्या होती हैं, ये मर जाती हैं। जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ, वर्कर मक्खियों ने इन्हें छत्ते से बाहर निकाला और ये मर जाती हैं भूख के कारण। ठीक है, क्योंकि ये अपना खाना पानी लेने के लिए सक्षम नहीं होती हैं, क्योंकि इनकी आदत पड़ी होती है श्रमिक मक्खियों से खाना पानी लेने की, इसलिए। ठीक है, सो ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है।
कि ये जो नर मक्खियाँ होती हैं ये फर्टिलाइजेशन के बाद मर क्यों जाती हैं। इसका एक कारण और है, जब फर्टिलाइजेशन होता है नर मक्खियाँ और मादा मक्खियों के बीच, तो जो मादा मक्खियाँ यानी क्वींस मक्खियाँ होती हैं उनका कोई बॉडी का जो पार्ट होता है वो नर मक्खी के अंदर रह जाता है फर्टिलाइजेशन के समय। इस कारण भी जो नर मक्खियाँ होती हैं वो मर जाती हैं। ठीक है, अब थर्ड है श्रमिक मक्खियाँ। शहद के छत्ते में इनकी संख्या 90% होती है। ये अंडे नहीं देती हैं। इनका जीवन काल मात्र 6 सप्ताह का होता है। ये काफ़ी छोटी होती हैं। एज के साथ साथ इनके कार्य भी परिवर्तित होते हैं। ये अपने संपूर्ण जीवन में शहद के छत्ते की व्यवस्था से संबंधित कार्य करती हैं। सो ये जो श्रमिक मक्खियाँ होती हैं अधिकतर बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती हैं, हज़ारों की संख्या में। और जो छत्ता होता है शहद का उसमें 90% मात्रा में ये पाई जाती हैं। कौन? श्रमिक मक्खियाँ यानी वर्कर्स। और ये जो होती हैं ये अंडे नहीं देती हैं। मात्र 6 सप्ताह तक, 6 वीक तक ये जो है वो जिंदा रहती हैं। इसके बाद ये मर जाती हैं। काफ़ी छोटी होती हैं। एज के हिसाब से इनके जो कार्य हैं वो बदलते रहते हैं। जब ये छोटी रहती हैं तो कुछ और कार्य करती हैं, देन बड़ी हो जाती हैं तो कुछ और कार्य करने लगती हैं। यानी कि ये अपना संपूर्ण जीवन जो है वो छत्ते की व्यवस्था से संबंधित कार्य करती रहती हैं। जैसे क्या हुआ, जैसे छत्ते को बनाना हुआ, मकरंद या नेक्टर जो होता है उसे कलेक्ट करना हुआ, अंडे की क्वींस की देखभाल करना हुआ, छत्ते के अनुकूल बनाए रखना हुआ, छत्ते को अनुकूल बनाए रखना हुआ, छत्ते की सुरक्षा करना हुआ, ये सभी काम करती हैं श्रमिक मक्खियाँ। तो ये जो श्रमिक मक्खियाँ होती हैं इसलिए बहुत अधिक मात्रा में प्रेजेंट होती हैं। सो ये हो गए आपके मक्खियों के टाइप्स, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने आपको बताया। आई होप आपको इजीली समझ आया होगा, इसमें कोई रटने वाली बात नहीं है, इजी समझिएगा। और इसके नोट्स जो हैं वो आप पर्टिकुलर तरीके से बनाते जाइएगा। ठीक है, कॉपी पेज में या जो भी में आपको लिखना हो उसमें लिखते जाइएगा, क्योंकि काफ़ी इजी लैंग्वेज में मैंने आपको ये प्रोवाइड किए हैं इसलिए। इसके बाद अब आप देखिए मधुमक्खी के उत्पाद या मधुमक्खी का आर्थिक महत्व। मधुमक्खियाँ बेसिकली शहद और मोम का उत्पादन ज़्यादा करती हैं। इसके अलावा भी ये बहुत सारी चीज़ें उत्पन्न करती हैं, लेकिन मेन जो है वो शहद और मोम का उत्पादन करती हैं। सो देखिए, शहद या फिर हनी, मधुमक्खियों के छत्तों से प्रतिवर्ष लाखों किलोग्राम शहद और मोम मिलता है। एक सामान्य आकार के छत्ते में लगभग 9000 से अधिक कोष्ठक या फिर जिसे होल्स या छेद भी कहते हैं, कोष्ठक, इसमें 4 से 5 किलोग्राम शहद जो है वो भरा रहता है। अतः एक छत्ते में 150 किलोग्राम हनी प्राप्त होता है। ठीक है, इसके बाद शहद का रासायनिक संगठन। रासायनिक संगठन से मतलब होता है कि शहद किस किस चीज़ों से मिलकर बना होता है। सो शहद में जल जो है वो 17%, फ्रक्टोज 38%, ग्लूकोज 32%, सुक्रोज 1.3%, अन्य शर्कराएँ 9%, अदर्स सभी एसिड जो होते हैं वो 0.57% और भी मटेरियल्स इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, सो ये हो गया रासायनिक संगठन। यदि पूछा जाए सबसे अधिक मात्रा में इसमें क्या पाया जाता है, तो फ्रक्टोज, ग्लूकोज ये जो है वो सबसे अधिक मात्रा में शहद में प्रेजेंट होता है या हनी में प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके बाद सेकंड है मोम। मधुमक्खी का छत्ता हल्के पीले व सफ़ेद मोम का बना होता है। मक्खियाँ मोम ग्रंथियों से मोम को स्त्रावित करती हैं। तो जो मक्खियाँ होती हैं उनके अंदर कुछ मोम की ग्रंथियाँ पाई जाती हैं जिनसे वो मोम को स्त्रावित करती हैं, और इनका जो छत्ता होता है वो हल्के पीले रंग की मोम का बना होता है। सो मोम का रासायनिक संगठन देखिए, मोम जो होता है वशीय तथा मोमी एसिड के एल्काइल एस्टर का बना होता है, जिसमें 73.0% इसमें एल्काइल एस्टर पाया जाता है। इसके बाद है वसीय अम्लों के कोलेस्ट्रॉल एस्टर भी इसमें 1.0% पाए जाते हैं। लैक्टोन्स इसमें 0.5% पाए जाते हैं। स्वतंत्र मोमी एसिड इसमें 13.0%, हाइड्रोकार्बन्स 12.0%, नमी इसमें 1.0% पाई जाती है। ठीक है, तो इस टाइप से होता है आपका मोम का रासायनिक संगठन। सबसे अधिक मात्रा में वशीय तथा मोमी एसिड के एल्काइल एस्टर इसमें प्रेजेंट होते हैं, जो कि 73.0% प्रेजेंट होते हैं। एक बात और है जो कि आपको याद रखना है, एपिस मोलिफेरा। एपिस मोलिफेरा जो मक्खी होती है वो सबसे अच्छा क्वालिटी का जो मोम होता है उसे उत्पन्न करती है, और सबसे ज़्यादा मात्रा में जो मोम होता है वो एपिस मोलिफेरा नाम की जो मक्खी है
वही उत्पन्न करती है। ये आपको याद करना है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो होते हैं उनमें भी ये पूछा जाता है, ठीक है। सो एपिस मोलिफेरा जो होती है वो सबसे अच्छी क्वालिटी की जो मोम है वो उत्पन्न करती है। इसके बाद थर्ड नंबर पे है फूलों का परागण या पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर्स। मकरंद या नेक्टर के लिए फूलों पर बैठकर उनका परागण करती है मधुमक्खियाँ। इसके बाद फोर्थ नंबर पे है मधुमक्खी विष। रानी और श्रमिक मक्खियों की डंक ग्रंथि या विष ग्रंथि में विष पॉइजन बनता है, जिससे ये डंक की सहायता से दुश्मनों के शरीर में पहुंचकर अपनी सुरक्षा का कार्य करती हैं। मधुमक्खी के विष को होम्योपैथी, एलोपैथी तथा प्राकृतिक उपचार पद्धतियों में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। सो ये हो गया मधुमक्खी का आर्थिक महत्व। सो आई होप वीडियो आपको हेल्पफुल रहा होगा। इसके बाद आने वाले सेकंड पार्ट में मैं आपको मधुमक्खी का लाइफ साइकिल बताऊंगी, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। वेरी इजी लैंग्वेज में मैं आपको बताऊंगी, साथ ही साथ नोट्स भी प्रोवाइड करूंगी। सो गाइज, कोई भी डाउट हो आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, जो कि आपका होगा लाइफ साइकिल ऑफ हनी बी। सो उसे भी देखना ना भूलिएगा और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।